तो हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सॉल्यूशन मैंने पहले वीडियो बनाई आपको जिसमें मैं डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। पीपीएम डिस्कस किया था पैराग्राफ वाइज। अगेन मैं इसको आपको लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी में, और मैं ये थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे बिल्कुल साइंस लेते ही जो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं या उनके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे आराम से ही पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन में डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम हमने रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं, हमने डिस्कस किया था ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। अब उसी के बेसिस पे डिफाइन किया है सॉल्यूशन को। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मिक्सचर तो आपको पता ही है, होमोजीनियस। अब इसमें ये दिस इज द वर्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। होमो मतलब जो भी चीज सेम हो, तो यहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? विच इज यूनिफॉर्म। तो मेनली जो भी ऐसा मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप चाय पीते हैं, तो चाय ऐसा थोड़ी है कि ऊपर फीकी मिलेगी आपको, नीचे बीच में कम मीठी, फिर नीचे बहुत ज़्यादा मीठी, या ऊपर बहुत ज़्यादा मीठी बीच में फीकी। वो चाय आपकी ऑलमोस्ट पूरी जो है सेम टेस्ट होता है। कम मीठा तो कम मीठा फील होगा, ज़्यादा मीठा तो ज़्यादा मीठा फील होगा। दैट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस। हालांकि हम बोलते हैं परफेक्टली होमोजीनियस कोई भी सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ इसका मतलब ये है होमोजीनियस का कि उसकी जो कंपोजिशन है सेम है, उसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है, तो उसको हम बोलते हैं। तो हम यहाँ डिफाइन किया हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करोगे। तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहीं से मैं इसको लिख सकता हूँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो यूजली सॉल्यूट आपका लेस इन क्वांटिटी होता है, सॉल्वेंट आपका मोर इन क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल आप पानी में चीनी मिला रहे हो तो चीनी सॉल्यूट हो गया, पानी आपका सॉल्वेंट हो गया। जनरली ये कभी कभी चेंज भी हो जाता है, भी डिस्कस करते हैं पीछे एग्जांपल्स के अंदर। तो जनरली सॉल्यूट आपका लेस इन क्वांटिटी होता है, सॉल्वेंट आपका मोर इन क्वांटिटी होता है। इन दोनों को मिलकर जो बनता है वो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप नींबू पानी बना रहे हो, नमक भी डाला, चीनी भी डाला, तो नमक और चीनी दोनों आपके सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, पानी आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स हो गए। देयर कैन बी मोर देन 2, 5 एनी नंबर ऑफ सॉलिड देयर कैन बी। ओके, अब यहाँ पे लाइन वाइज जो इसमें बता रखा है आपको एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ आपको ये सारा जो है समझा दिया आपको। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ज़्यादातर सॉल्वेंट आपको लार्ज इन क्वांटिटी होती है। यहाँ तक पूरा डिस्कस ही आपका हो गया। अब इस चैप्टर में ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब ओनली आपको एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट पढ़ना है। आपको मोर देन वन सॉल्यूट नहीं पढ़ना है आपको, जो आपके सिलेबस में है 12th क्लास के अंदर। फर्दर क्लासेस में आपका हो सकता है ज़्यादा सॉल्यूट भी आए, बट यहाँ पर आपको सिर्फ बाइनरी पढ़ना है आपको। तो पीछे आपको एग्जांपल्स दिए गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है कि जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो उसका फिजिकल स्टेट बताता है। फिजिकल स्टेट कहना मतलब ये हो गया कि अगर पानी ज़्यादा है, मान लो पानी में चीनी मिला रहे हो, तो उसका जो फिजिकल स्टेट क्या हो गया? लिक्विड हो गया। अगर आप गैस में कोई चीज़ मिला रहे हो तो उसका फिजिकल स्टेट जो है आपका गैसेस हो गया। अगर मान लो ये सॉल्वेंट है आपका और सॉलिड कुछ और है, तो फिजिकल स्टेट आपका सॉल्वेंट हो गया। लिक्विड आपका, अगर लिक्विड है तो लिक्विड हो गया, ऐसे सॉलिड है तो सॉलिड हो गया। तो सॉल्वेंट में जो भी आपका फिजिकल स्टेट है वो आपका शो करता है कि जो है, पोज करो एक बार इसको। तो जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो डिसाइड करता है उसका फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो भी फेज होगा वो उसका फिजिकल स्टेट होगा। सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो उसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का लिक्विड होगा। इफ सॉल्वेंट इज गैसेस पार्टिकल्स, मतलब मोर इन क्वांटिटी गैसेस पार्टिकल्स, दैट विल बी द गैसेस फेज। और सॉलिड फेज है तो वो सॉलिड फेज होगा। जैसे कि पीछे आपके एग्जांपल्स दिए गए एनसीईआरटी में टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे गैसेस सॉल्यूशन बता रखा, सॉल्यूट गैस है आपका, सॉल्वेंट गैस है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्स है, तो दोनों एक चीज सॉल्यूट हो जाएगी, एक सॉल्वेंट हो जाएगा। मान अब बिकॉज यहाँ सॉल्वेंट नाइट्रोजन बनाया, मींस लार्ज इन क्वांटिटी नाइट्रोजन है
एटमॉस्फेयर में भी पता है आपको O2 नाइट्रोजन मिक्स हो जाते हैं, किसी सिलेंडर में मिक्स किया आपने। ऐसे ही किसी गैस में आपने क्लोरोफॉर्म मिक्स किया तो क्लोरोफॉर्म लेस इन क्वांटिटी है, आपका जो गैसेस पार्टिकल लेट से यहाँ पे नाइट्रोजन दे रखा है मोर इन क्वांटिटी है, बिकॉज जो सॉल्वेंट है वो गैस ज़्यादा है आपका, दैट्स व्हाई इट इज़ गैसियस सॉल्यूशंस। तो ऐसे ही आपको ये सारे एग्जांपल्स दिए गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स है। तो सॉलिड सॉल्यूशंस भी होता है। आपको कोई सर सॉलिड सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है? जो आप बालों में जेल लगाते हो तो जेल के अंदर जो है सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा होता है, लिक्विड पार्टिकल कम होता है। जो भी आप जेल लगाते हो एक्स की, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। बालों में जेल लगाते हैं तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हर तरह का पॉसिबल है। सॉलिड, लिक्विड तो पता ही है आपको, गैसियस और सॉलिड आपके प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। अब यहाँ तक इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इन्हीं सॉल्यूशंस को हम, बिकॉज हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन की जाती है। तो अगला टॉपिक है आपका एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो इन सॉल्यूशंस की वो हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो अब यहाँ से केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी आपकी और मैथमेटिक्स ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी अभी अगले एक पैराग्राफ के अंदर, जो कि मैं आपको बच्चों की तरह कराऊंगा। जिसको ये चीज़ें बेसिकली सब पता है उनको शायद ये वीडियो बोरिंग भी लग सकती है, बट जिनको नहीं पता उनको बहुत मजा आएगा सीखने के अंदर बेसिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जैसे यहाँ पर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस हैं, तो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ व्हाट इज मीन बाय, इसमें जो टर्म दे रखी है आप पढ़ो एनसीईआरटी में, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। तो जैसे कि नाम में ही है, क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ का क्वांटिटी कितनी, क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी क्या है। इसका मीनिंग क्या कहते हैं हम बोले, फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आपने बोला कि ढाबे में गया, मैंने दाल बहुत पतली है तो मतलब उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, और आपको दे बहुत सारी दे दाल पूरा कटोरा भर के दे दिया तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बट उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। तो यहाँ पर भी वही मतलब है कि कोई सॉल्यूशन डिल्यूट है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूट है आपका, तो वो डिल्यूट है लेकिन कितना डिल्यूट है, पानी कितना है उसके अंदर, तो ये सिर्फ क्वालिटी बता रहा है कि वो डिल्यूट ज़्यादा है और कंसंट्रेटेड ज़्यादा है, थिक ज़्यादा है वो। तो ये सिर्फ क्वालिटी बता रहा है, मतलब कितना है, हाउ मच, ये चीज़ आपको यहाँ से पता नहीं लग पाएगी। उसके लिए आपको एग्जैक्ट उसकी अमाउंट पता होना चाहिए कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो जहाँ पर भी क्वांटिटी की बात हो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिवली, और जहाँ पर क्वालिटी की बात है, डिल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिवली। तो ऑब्वियसली बात है हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, तो अभी आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं हम वो क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिवली पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जैसे आपका मास परसेंटेज बता रखा है, तो परसेंटेज, अब ये सब मैथमेटिक्स का टर्म है तो मैं हल्का यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन क्वेश्चन, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा आपका। तो परसेंटेज सब पता है कि किसी भी चीज़ को सेंट मतलब 100 में कोई भी चीज़ आप काउंट कर दो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो जैसे कि यहाँ मास परसेंटेज है तो बुक का एग्जाम्पल लेते सीधा आपको समझ में आ जाएगा उसी से, ज़्यादा मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, आपका इंटेक्स क्वेश्चन है 2.1 इंटेक्स क्वेश्चन है कि मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज डिजॉल्व। तो ये बता रहा है कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, ये 22 ग्राम है और ये 122 ग्राम है। तो कह रहे हैं इनकी मास परसेंटेज दोनों की निकालो। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों को तो हमने मिक्स किया, एक चीज सॉल्यूट है, कम है तो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो इससे बन गया आपका सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बना आपका, दिस इज योर 144 ग्राम। अब वो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि अगर मुझे सपोज बेंजीन की निकालनी है C6H6 बेंजीन, तो टोटल आपका कितना हो गया 144 ग्राम सॉल्यूशन, ये दिख ही रहा है आपको दोनों को प्लस करके। इसे बेंजीन कितना है 22 ग्राम। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि आपको सीधा परसेंट निकालना तो आपको आता ही, 100 करा उसको सीधा आपने उसको सॉल्व कर लिया, आपने उसको जो है इसको सब काटना आता है आपको, ठीक है, इसको फिर काट लो, काट के जो भी आंसर आप उसको लिख सकते हो आपको। तो ये तो बेसिक चीज़ है। तो ऐसे आपने बेंजीन की जो है वो मास परसेंटेज निकाली। सिमिलरली आप CCl4 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे,
CCl4 की निकालनी है तो हम 122 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन कितना, अगेन 144 ग्राम है, इनटू में 100। तो ये सिंपली आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा, बिकॉज मैथमेटिकल टर्म्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह सोचें, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। लेट से मान लो ये आपका सॉल्यूशन 150 ग्राम होता, ये लेट से 15 ग्राम है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तो आपको ये पता है 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, तो 100 में कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। मतलब आपने उसके 3 पार्ट कर लिए, तो आपके 100 में कितना 10% हो गया आपका। सिमिलरली ये चीज़ें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाएगा भाई 150 में 22 है तो 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 22 का 7, तो आपको पता लगेगा भाई आपका आंसर 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये चीज़ें इस तरह सोचने थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है कि मेरा आंसर किसके आसपास आना चाहिए। अगर आपका आंसर 7 के आसपास नहीं आ रहा, मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको डिविजिबिलिटी पता लग गया। इवन आप तुक्का ही मार सकते हो, अगर पता है टाइम नहीं एग्जाम में, तो आप 7 पॉइंट लिख के भी आप आंसर कर सकते हो एग्जाम में। तो फर्स्ट है कि मास परसेंटेज, लेकिन मास परसेंटेज को अलग अलग टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो मैं समझाता हूँ। इसमें अगर कोई डाउट हो तो दोबारा मुझसे पूछ सकता है बच्चा कोई भी। अब जैसे यहाँ पर मास परसेंटेज में दे रखा है आपको 10% ग्लूकोज बाई मास, तो पहले मैं इनकी टर्म समझाया था आपको 1 by 1। अब 10% ग्लूकोज बाई मास लिखा हुआ है, तो अगेन भाई 10% है, बाई मास मतलब हर चीज ग्राम के अंदर है, तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। भाई जो भी चीज परसेंटेज है तो 100 में होगी, तो 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम आपका सॉलिड प्रेजेंट है, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। अब आपको सर सॉल्वेंट कितना, तो ऑब्वियसली बात है 10 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो एग्जाम में इस टर्म के अंदर आएगा 10 ग्राम ग्लूकोज बाई मास। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 10 ग्राम जो है ग्लूकोज है, बाकी कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है वाटर है, कुछ लिखा है तो वो सॉल्वेंट आपको कंसिडर करना है, CCl4 बेंजीन कुछ भी दिया है, नहीं दिया हुआ तो अंडरस्टूड है कि वो वाटर है आपका। तो 90 ग्राम सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये बता रखा मास परसेंटेज को एक्सप्लेन करने का एक क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अब इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, तो कुछ नहीं, परसेंटेज तो आपको समझ में आएगी बात क्या है परसेंटेज कहने का मतलब। तो परसेंटेज के अंदर सिंपली आपको परसेंटेज में V/V, आप सपोज करो यहाँ पर दे रखा है 10% इथेनॉल, बिकॉज लिक्विड की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज सिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका वॉल्यूम परसेंटेज है। तो वॉल्यूम परसेंटेज V/V, परसेंटेज पता ही है आपको। अब इसमें क्या होगा, लिखा होगा 10%, जो बुक में लिखा है एनसीईआरटी में ले लेते हैं एग्जांपल, इथेनॉल बाय वॉल्यूम, क्योंकि बाय वॉल्यूम दे दिया तो मींस ml के अंदर बात करनी है, तो अगेन 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आप अगेन वही 10 ml इथेनॉल है, 90 ml आपका सॉल्वेंट हो जाएगा जिसने मिक्स किया आपको। तो ये परसेंटेज के टर्म सब जगह यही बता रखा है। इसका इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या है, जैसे बुक में एग्जांपल दे रखा है कि जो आपके कूलेंट्स होते हैं जो गाड़ी में डलते हैं, तो जो ठंडे इलाके होते हैं तो वहाँ पर जो आपका फ्यूल है वो जम जाता है, तो उसकी वजह से ही कूलेंट डालते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ आपका एनसीईआरटी में 35% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज, तो वो -17.6 डिग्री पे फ्रीज होता है। कहने मतलब कि अगर 10 डिग्री तक भी ठंड पड़ रही है तो गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो कूलेंट जो है उसको जमने नहीं देगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना डाउन हो गया। तो इसलिए इनकी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी। सिमिलर जो नेक्स्ट टर्म दे रखी है आपकी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज M/V। अगेन वही, ये ज़्यादातर आपके यूज़ होते हैं जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं घर में, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई दवाई खाते हैं ऐसे कुछ भी, तो ज़्यादातर ये M/V मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है, ट्यूब्स के ऊपर भी लिखा होता है। तो अगेन इसमें पता ही लग रहा है आपको कि जो सॉल्यूट है वो आपका ग्राम के अंदर है, और जो सॉल्यूशन है वो ml के अंदर है, मास बाई V परसेंटेज। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि
कोई भी मास ऑफ सॉलिड डिजॉल्विंग 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो कुछ भी अगर लिखा होगा तो वो ऐसे लिखा होगा आपको 10% ग्लूकोज, एग्जाम्पल दे रखा होगा तो ग्लूकोज m/v लिखा होगा, तो अंडरस्टूड हो जाएगा यहाँ पर कि ये 10 ग्राम है और जो सॉल्वेंट है आपका मीन्स ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो आपका ml में है, लिक्विड के अंदर है। तो ये आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएगा, दवाई में एक्सप्रेस करता है। अब इसी में जो अगला टॉपिक्स है, तो यहाँ तक ये सारे परसेंटेज टॉपिक हो गए, सो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन हो गए, रिकैपिटुलेशन करते हैं। सिंपली मास परसेंटेज हो गया, फिर उसके बाद v/v हो गया, दोनों लिक्विड में है, फिर उसके बाद m/v हो गया। यहाँ पर सिंपली ग्राम ग्राम के अंदर था पहला सबसे, तो अलग अलग हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। तो ये सब चीज़ समझा रखी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ दे रखा है ppm, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फ्लोरोसिस के अंदर, फ्लोरीन की जब हमने बात की थी। ppm की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो चलो फिर भी चीज, क्वांटिटी आपकी 10 प्रेजेंट है 100 के अंदर, तो ये लार्ज क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं है, तो आप इसको परसेंटेज में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया गया है, इन्होंने क्या बताया यहाँ पर कि सी वाटर है, इसकी फुल फॉर्म मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा बोल देते हैं, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख बोले तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 में अगर एक पार्ट है तो मैं बोलूंगा 1 पार्ट पर मिलियन। अब केमिस्ट्री में इतनी छोटी क्वांटिटी की वैल्यू क्यों हुई, बिकॉज कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर कि 1 लीटर जो है सी वाटर लिया, जिसके अंदर जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं उसका जो उन्होंने वेट किया, उसका 103, 1 लीटर उसका वेट कितना था, 1030 ग्राम था। और उन्होंने क्या पाया कि सी वाटर के अंदर 0.006 ग्राम जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम इस टर्म को जो है, अगर ये प्रेजेंट है आपका 1 लीटर के अंदर, 1000 के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको अगर मैं 100 में करूंगा तो ये टर्म और छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए उन्होंने कि ये टर्म थोड़ी आराम से दिख पाए, तो उन्होंने इसको किस में किया, 10 की पावर 6 में किया। जो छोटी क्वांटिटीज हैं उनको आराम से दिखाने के लिए उसको 10 की पावर 6 में किया, और इसका कोई पर्पज नहीं है कि वैल्यूज को थोड़ा बड़ा दिख जाए वैल्यूज, तो इस टर्म को बढ़ा दिया, पार्ट पर मिलियन में कर दिया, और इसका कोई यूज नहीं है, मैथमेटिकल टर्म्स है ये। ज़्यादातर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, आपके एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो 10 की पावर पार्ट पर मिलियन में शो किए जाते हैं, बिकॉज उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इसको बढ़ाते हैं तो फिर वो चीज़ आपका न्यूमरेटर भी आपका बढ़ जाता है, दिखने में लिखने में आसान रहता है, कैलकुलेशन करने में आसान रहता है, और इसका कोई पर्पज नहीं है पार्ट पर मिलियन का। तो इस पर जस्ट है कि न्यूमेरिकल जैसे परसेंटेज निकालते हैं, वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, जैसे अगली टर्म मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कराने के बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको। अगेन फ्रैक्शन, कोई भी चीज फ्रैक्शन, आपका हिस्सा कितना है। मान लो 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड ने 10,000 रुपये लगाए, एक फ्रेंड ने 5,000 रुपये लगाए, तो ये रामू है, ये श्याम है, तो मैं को रामू का फ्रैक्शन कितना है, तो 10,000 फ्रैक्शन है टोटल, कितने में टोटल में से 10,000 प्लस 5,000, तो ये रामू का फ्रैक्शन हो गया 10,000 अपॉन के अंदर 15,000। दिस इज योर फ्रैक्शन। ये सब मैथमेटिकल टर्म में बचपन में सब सीखी हैं, या नई चीज आपके लिए सिर्फ क्या है, मोल। तो मोल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको मान लिया Na, बिकॉज में बाइनरी पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसको मान लिया Nb, Na जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको लिख दी यहां पर। तो जो मैंने यहां समझाया वही टर्म है यहां पर भी। तो टोटल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, Na प्लस Nb। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन, ये
का ही वर्ड यूज करते हैं, ए का निकालना है, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है तो एन बी टोटल में से एन ए प्लस एन बी, तो वही टर्म है अभी। तो ये जस्ट सिंपली मैथमेटिकल टर्म्स है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, बस नंबर ऑफ मोल्स है इसमें केमिस्ट्री। मोल्स क्या होता है, अगेन बताया, 1 मोल जो आपका होता है वो कितना होता है, 11th क्लास का टॉपिक था, 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ, पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, तो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। दिस इज मोल फ्रैक्शन। अब मैं यहाँ तक के बेस पे जो भी क्वेश्चन है पहले वो डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे कराता हूँ। तो एनसीईआरटी कर रहे हैं तो हम एनसीईआरटी पे ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन 2.2 पे आ जाओ, इंटेक्स क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम इसी को करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो एक्सप्लेन करना भी टर्म समझाई थी आपको, 30% बाई मास, मास बोल दिया मतलब दोनों चीज ग्राम में है, 30 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, बोलो क्या लिखूं, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्यूशन लिखना है, क्या लिखना है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं। सॉल्वेंट बोलेंगे तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 70 ग्राम, 30 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, तो माइनस करोगे तो 70 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। तो ये सबसे पहले तो आपको टर्म लिखनी आनी चाहिए। अब मैं यहां से आपको एक मैथमेटिकल टर्म बच्चों की तरह समझा रहा हूं मैं आपको। देखो ये हो गया, अब बेंजीन है C6H6, तो पहले बेंजीन का मास निकालते हैं, बिकॉज मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो थोड़ा सा मैं 11 का रिकैप्चुलेट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ठीक है। तो फिर वैसे भी ये वीडियोस बेसिकली मैं एक्सक्लूसिवली जो है बेसिक बच्चों को सिखाने के हिसाब से कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये वीडियोस ऐसे बना रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, अब कार्बन का वेट 12 ग्राम होता है, तो यहाँ 6 कार्बन है तो 12 6 72, इसका वेट हो गया, प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम होता है, यहाँ पर भी 6 हैं तो इंटू 6, तो प्लस 6 ग्राम, तो 72 ग्राम और 6 ग्राम, दैट इज 78 ग्राम आपका बेंजीन का मास हो गया। अब मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ आपको, हमेशा 11th में डिस्कस किया था एवोगाड्रो लॉ कि जो 1 मोल होता है वो वैल्यू 6.023 10 की पावर 23 होती है। ये अगर मैं बेंजीन बोलूं मतलब इतने सारे पार्टिकल एक मोल के अंदर बेंजीन के C6H6 के इतने सारे पार्टिकल्स हैं। और हमेशा मैंने आपको बताया है कि 1 मोल जो होता है हमेशा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मीन्स कभी भी अगर मान लो किसी भी चीज का, मॉलिक्यूल का या एलिमेंट को मैंने बोला कि 1 मोल है, तो हमेशा अंडरस्टूड है कि ये 1 मोल मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 78 ग्राम। तो 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम। अब आपको पता लग गया कि 78 ग्राम अगर बेंजीन के मॉलिक्यूल्स है तो उसके अंदर इतने सारे बेंजीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये यहां समझाना चाहता है। तो इसी में ही अगर वो ये बोलता है कि अब हमारे पास बेंजीन कितना है, 30 ग्राम, तो तुम वैसे ही देखो 30 जो है ये ऑलमोस्ट 80 है, 78 में 1 मोल है, तो आप खुद सोचो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ऑलमोस्ट इसका 1/3, पूरा 1/3 नहीं है बट आप 1/3 मान सकते हो। तो आपको ये पता लग गया कि 78 ग्राम में अगर 1 मोल है तो 30 ग्राम 1/3 है, तो 1 का जो 1/3 है वो निकालो, 1 का 1/3 कितना होता है, 0.35 या 6-7 के आसपास आएगा कुछ समथिंग, ऐसे कुछ आपको 1/3 आएगा। ये मैं बातें आपको सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, तो ये सिर्फ बातें मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे इस तरह समझना चाहते हैं। एक बार ये समझ गए तो वो उनको हर चीज़ें विजुअलाइजेशन हो जाएगी, बट जो बच्चे फार्मूला से करना चाहते हैं उनके लिए बोरिंग भी होगा कि सर पता नहीं क्या कराना चाहते हैं, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि 78 ग्राम में
1 मोल होता है, तो 30 ग्राम में ये इसका 1/3 है, तो ये इसका 1/3 0.37 होगा। अब मैं इसको फार्मूले से भी कराता हूँ। तो फार्मूले से कैसे, आप देखो कभी भी नंबर ऑफ, अब जो बच्चे फार्मूले से कहते हैं वो फार्मूला देखें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया, गिवन मास आपका 30 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 78 ग्राम। काटो इसको आप डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट ये 0.37 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको आप करके देख लीजिए यहाँ पर 0.37, और अगर आप इससे भी करोगे तब भी आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपने सॉल्यूट के निकालने, बेंजीन के निकालनी है। सिमिलरली अगर आपको सॉल्वेंट के निकालना है, दैट इज CCl4, तो फिर इसका मास निकालो। तो 12 ग्राम प्लस इसका 35.5 होता है इंटू में 4, तो इसको वही सॉल्व करोगे तो अगेन गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, इसका गिवन मास कितना है 70 ग्राम, और इसका जितना भी मोलर मास आएगा वो नीचे पुट कर देना, मोलर मास, वो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है मैं आपको डायरेक्ट ले देता हूँ, वैल्यूज यहाँ पर कितनी है आप इसको कैलकुलेशन करते रहना। तो मैं इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करी है यहाँ पर वो मैं लिख रहा हूँ आपको 0.385, और CCl4 का जो मॉलिक्यूलर मास है ये नहीं निकाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज योर 37 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आप अगेन बता रहा हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पर निकाला इसका, तो 12 ग्राम प्लस 4 12 120, 5 20 40 और 2 142, तो ये 154 ग्राम आपका हो गया। तो अगेन अगर आप फार्मूले से निकालना चाहते हैं गिवन मास, इसका कितना है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज 70 ग्राम, तो 70 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना है 154 ग्राम, जिसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मैं सॉल्व करके सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आप करते रहना घर पे कैलकुलेशन, 0.454 आपकी वैल्यूज आ गई है। तो ये दोनों के आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, और मैं एक बार फिर इसको जरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी सी चीज। अगर इस तरह सोचना चाहो तो कि आपको पता है CCl4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 154 ग्राम, हमेशा मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स किसके हैं CCl4 के हैं। तो 154 ग्राम के अंदर 1 मोल है, हमारे पास कितना ग्राम है 70 ग्राम, 7 2 ऑलमोस्ट हाफ है। तो आप देखो इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट हाफ आ रही है। हाफ कितना होता है 0.5 होता है ना, इसका हाफ कितना होता है, तो इसलिए उसके आसपास वैल्यू आ रही है। आप देखो तो इस तरह दिमाग थोड़ा सोचना शुरू कर दो आप कि 0.5 भाई इसका वेट आधा करोगे भाई 150 करोगे तो ये भी 0.5 मोल हो जाएगा, आधा है तो नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स भी तो आधे हो जाएंगे ना। थोड़ा सा इस तरह सोचा करो, बाकी फार्मूले तो सारे हैं ही, तो आपको जो चीज़ें हैं वो पता रहेंगी। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। सॉल्यूट हमने लेट से बेंजीन को माना है, दैट इज C6H6, तो वही Na अपॉन में Na प्लस Nb, तो Na कितना हो गया नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, दैट इज 0.385 अपॉन में दोनों का सॉल्यूशन, दैट इज 0.385 प्लस में 0.454। इसको सॉल्व कर लेना। एग्जाम में आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, मैंने ये सॉल्व करके वैल्यू लिखी है, आप चाहो 30/78 भी लिख सकते हो, 30/78 प्लस 70/154, ये सॉल्व करना आपको ईजी लगता है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड में अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है तो आप छोड़ सकते हो, आधा नंबर घटता है, और टाइम है तो वो ज़रूर आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉर्डर सॉल्यूशन कैसे एक्सप्रेस करनी, तो हमने पढ़ा मास परसेंटेज V/V, W/V, पार्ट पर मिलियन, देन मोल फ्रैक्शन, जिसपे हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अगला टॉपिक मोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी आपका। फिर मैं आपको बताऊंगा भी यहाँ पर कि बोर्ड में ज़्यादातर कहाँ से पूछता है, एग्जाम्स क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको।
इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है। ये सिंपली डिफाइन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। तो फिर वही ये मैथमेटिकल टर्म्स आपकी एक्सप्रेस करने की जो है मोलैरिटी बहुत यूज होता है अभी केमिस्ट्री लैब के अंदर। तो जैसे सपोज करो मैंने अगर ये बोला 2m, अभी बेंजीन पढ़ रहे थे, बेंजीन ले लो C6H6 कि बेंजीन की जो मोलैरिटी है वो 2m है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि लिखा हुआ है कि 2 मोल बेंजीन के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब जो सॉल्यूशन आपका 1 लीटर है पानी के साथ, उसमें 2 मोल पार्टिकल बेंजीन के हैं। मतलब अब फिर कहोगे सर 2 मोल का मतलब क्या है? 2 मोल मतलब हो गया 6.023 10 की पावर 23। ये 1 मोल होता है तो 2 मोल मतलब उसको 2 से मल्टी। इतने सारे बेंजीन के जो पार्टिकल्स हैं वो उस 1 लीटर डिब्बा जो पानी है उसके अंदर प्रेजेंट है। 2m कहने का मतलब ये हो गया आपका। तो मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में कितने प्रेजेंट है, यही है। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि 2 मोल प्रेजेंट हैं 4 लीटर में, और मैं इतना आपको समझ में आ रहा है? अब मैं इस क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। अब मैंने कर दिया कि 2 मोल बेंजीन जो है वो प्रेजेंट हैं 4 लीटर के अंदर, और मैंने पूछा कि बेटा बताओ मोलैरिटी क्या है। तो आपको पता है कि मोलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में होता है। 4 लीटर में अगर आपके 2 मोल प्रेजेंट हैं तो 1 लीटर में कितना होगा, 4th पार्ट, दैट इज 0.5। तो आप बोलोगे इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 0.5, क्योंकि 1 लीटर के अंदर इतने आपके जो है पार्टिकल प्रेजेंट होंगे 0.5। तो ये कहने का मतलब होता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जस्ट सिंपली मतलब है कि हर चीज को 1 लीटर बना देना, एक एक्सप्रेशन है। अभी जैसे मान लो केमिस्ट्री मैंने बोला किसी को, हाँ बेटा 3m सॉल्यूशन लो, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि सर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि 3 मोल जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट होने चाहिए 1 लीटर के अंदर। सर का सीधा कहना है मतलब ये है। तो ये आप सीधा बात समझ जाएंगे। अब मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 5 मोल प्रेजेंट है 10 लीटर सॉल्यूशन में, तो सीधा बताओ उसकी मोलैरिटी क्या, कोई फार्मूला नहीं लगाना आपको। तो आपको पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर में कितने प्रेजेंट है। अगर 5 मोल कोई भी सॉल्यूट 10 लीटर में प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितना होगा आप बताओ। तो अगेन 1 लीटर में कितना होगा, 0.5 होगा। यही क्वेश्चन मान लो, क्योंकि 10 है, 10 इसके हिस्से करो, 10 इसके हिस्से करो, इसका 10th पार्ट 0.5 होता है। यही क्वेश्चन मान लो 15 मोल होता है, 15 मोल प्रेजेंट है 10 लीटर में, और मैं बोलता है इसकी मोलैरिटी क्या है। तो 10 लीटर पानी के अंदर अगर 15 मोल प्रेजेंट है तो 1 लीटर पानी में कितना होगा, 1.5 मोल। तो मैं बोलूंगा इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 1.5 m है। बात करो। तो ये मैथमेटिक्स जैसे परसेंटेज 100 बनाते हैं, यहाँ पर हम हर चीज को 1 लीटर कहने का आप 1000 ml ही बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो वहां पे परसेंटेज 100 बना रहे थे, यहाँ पर आप इसको 1000 ml बना रहे हो। तो मैं इसकी बेस पे न्यूमेरिक करा रहा हूँ। मैं अगेन फार्मूला अभी तो मैंने यूज भी नहीं किया मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैं वो बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। फार्मूले तो सारी दुनिया करा रही है, तो फार्मूले से आप कर भी सकते हो, ठीक है। फार्मूला इजी तरीका है, लेकिन दिमाग में समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, ये सब मोलैरिटी क्या है। तो मैं इसलिए फार्मूला यूज नहीं कर रहा, फार्मूला बाद में यूज करूंगा, पहले आप समझो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे। तो बेटा मोलैरिटी भी बताया आपको मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं आपको, और मैं फार्मूले से नहीं करा रहा, मैं सिंपल बेसिक्स से करा रहा हूँ मैं आपको, तो आप इसको जरा कोशिश करें समझने की। तो जैसे यहाँ बता रखा है कि 30 ग्राम ये कोई सॉल्ट एक डब्बे के अंदर, उसमें से 30 ग्राम निकाला आपने, लेट से आपने लैब में वॉश ग्लास के अंदर 30 ग्राम निकाला आपने आपको, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है 4.3 लीटर के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको कोबाल्ट नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए।
फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो? एवोगाद्रो नंबर 06.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, ये भी आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास जो है इसका आप निकालोगे, पूरे का सॉल्व करोगे। नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का होता है, कोबाल्ट, सबका जब टोटल करोगे आप, तो दिस विल कम 290 ग्राम। तो आपको ये पता चल गया कि 290 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि इतने सारे पार्टिकल किसके हैं? कोबाल्ट नाइट्रेट के पार्टिकल प्रेजेंट है, इतने सारे पार्टिकल्स। तो 290 ग्राम के अंदर इतने सारे पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है किसके? कोबाल्ट। अब आप खुद ही देखो, आपने इस डब्बे से सिर्फ कितना लिया है? 30 ग्राम। तो आप खुद ही बताओ कि ये 30 ग्राम से कितना हिस्सा है? अगर मैं 300 मान लो, ये 30 10th पार्ट है, तो 1 का 10th पार्ट कितना होगा? दैट विल बी 0.1 मोल। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि बेटा मैं आपको वर्चुअल तरीके से करा रहा हूं, मैं फॉर्मूले से करा ही नहीं रहा। पहले तो मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल बराबर होता है, मतलब 290 ग्राम इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। आपने सिर्फ उसमें से 30 ग्राम लिया है, तो 30 ग्राम मतलब ये इसका 10th पार्ट है, तो उसका भी 10th पार्ट 0.1 मोल होगा। तो मेरे ख्याल इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है, नहीं भी आए तो आप इधर देख सकते हो, हम ऐसे लिखते हैं ना, 290 ग्राम प्रेजेंट इन 1 मोल, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन में 290, तो 30 ग्राम इक्वल्स टू 30 अपॉन में 290। वही बन गया फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। 290 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 1 ग्राम को डिवाइड करते हैं, 30 ग्राम 30 अपॉन 290, गिवन मास मॉलिक्यूलर, सेम फार्मूला वही बन गया। लेकिन आप फिलहाल इस तरह से सीखो, तो आपको पता लग गया 30 ग्राम जो है 0.1 मोल है। आपको ये भी पता है कि उसने बोला कि 30 ग्राम जो है ये किस में प्रेजेंट है? 4.3 लीटर में। तो क्या ये मोलैरिटी है? नहीं, क्योंकि मोलैरिटी हमेशा क्या होती है कि जो कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट हो 1 लीटर में। आप खुद ही बताओ आप कि 4 लीटर मान लो इसको, आप 4.3 भी छोड़ो, 4 लीटर में अगर 0.1 मोल प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितना होगा? 0.1 का 4th पार्ट। 0.1 का 4th पार्ट कितना होगा बताओ? तो 0.1 का जो 4th पार्ट होगा 0.025 होगा अराउंड। ये मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं आपको कि 4.3 लीटर के अंदर अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा? इतना मोल प्रेजेंट होगा। इससे आपको ये क्लियर होगा कि मोलैरिटी होती क्या है। तो कुछ नहीं करा हमने, जो 4 लीटर का होता है 1 लीटर बना दिया, और 290 ग्राम में 1 मोल होता है, 30 ग्राम में इतना ही होगा। तो मीन्स 1 लीटर के अंदर इतने मोल प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूं इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.025 m, क्योंकि नंबर ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो इसको जरा दोबारा से इस वीडियो को देखना, आराम से सोचना कि आपको थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा, और अगर समझ में आ रहा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। बोरिंग लगे तो भी सोचो, लेकिन इस तरह से आपको उससे क्लियर हो जाएगा मोलैरिटी क्या होती है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया आपने, 4 लीटर में इतने प्रेजेंट है तो 1 लीटर के अंदर इतने मोल प्रेजेंट है, मतलब मोलैरिटी 0.025। बिकॉज मोलैरिटी का मतलब है कि 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। मैंने इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं किया, बट मैं आपको फार्मूले से भी कराता हूँ। इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इसको सिंपली फार्मूले से कराता हूँ जो लिखा हुआ है। अगेन यहाँ देखिए पर अगेन अभी बताया है कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही पढ़ा आपने। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है आपका? 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 290 ग्राम जो ये निकाला है हमने। अब इसको 1 लीटर में करना है। अब बिकॉज सॉल्यूशन यहाँ पर आपका जो है 4.3 दे रखा है, तो मतलब 1 अपॉन में 4.3 लीटर। इसको डिवाइड करो, इसे सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा आपका। लेकिन आप जो है बेटर है आप उसको इस तरीके से करो, ज़्यादा अच्छा आपके लिए। ठीक।
बेटा इसी का जो दूसरा पार्ट है आपका एनसीईआरटी का 2.3 का जो बी पार्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 डिलीटेड टू 500 ml। तो इस क्वेश्चन को अगेन मैं फार्मूले से नहीं कराऊंगा, फार्मूला तो मैंने बता ही दिया आपको, फिर से मैं लिख रहा हूँ फार्मूला ताकि मैं बाद में फार्मूले से कराऊं। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब मान लो सपोज सॉल्वेंट आपका ml में दे रखा है, तो उसको अगर लीटर में करोगे तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको आप करोगे 1000 अपॉन में V। सिंपली आप कह सकते हो G/m इंटू, अगर मान लो आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम ml में दे रखा है तो फिर आप ये फार्मूला यूज करोगे आप। ये तो आपको बेसिक सब बुक में दे ही रखा, आपको पता लग जाएगा आपका, ठीक है। बट मैं इस फार्मूले से नहीं करा रहा, इससे आप आंसर तो निकाल सकते हो, थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो मैं सिंपली समझा रहा हूँ। ये बोल रहा है कि 30 ml ऑफ 0.5। सर क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, पहले तो मैं मीनिंग समझाता हूँ क्वेश्चन का, ताकि दिमाग में पता चला कि आप कर क्या रहे हो। ये कह रहा है कोई डब्बे के अंदर H2SO4 है जिसकी मोलारिटी 0.5 है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 0.5 मोल ऑफ, अगेन वही मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन मोल लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 0.5 मोल H2SO4 के प्रेजेंट हैं किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया। अब ये सॉल्यूशन कितना भी है, मान लो सपोज हम 1 लीटर ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये सॉल्यूशन कितना भी है, ये 10 लीटर है, जो भी है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है। इसका कहना मतलब है कि इतने मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। अगर ये 10 लीटर सॉल्यूशन है तो ये कितने पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे, 5 मोल हो जाएंगे। 20 लीटर है तो 10 मोल प्रेजेंट हो जाएंगे। इससे में कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेंथ का मीनिंग ही हो गया, ठीक है। वो कह रहा है डब्बे से इसमें से 30 ml लिया और उसको दूसरे डब्बे में डाला। अब इसके अंदर सॉल्यूशन डाला, कितना ml, 30 ml डाला। 30 ml डाला इसके अंदर, वही इसने बोला इस सॉल्यूशन में डब्बे से आपने निकाला हुआ सॉल्यूशन, दूसरे डब्बे में डाला 30 ml, डिलीटेड 2 बोल रहा है, मतलब इस 30 ml के अंदर रिमेनिंग 470 ml और मिक्स किया और इसको कहां तक बना दिया, डब्बे को पूरे को 500 ml बना दिया। ये पानी डाला उन्होंने, वाटर डाला इसके अंदर। तो क्वेश्चन मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि 30 इतना स्ट्रेंथ का H2SO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें 30 ml लिया, उसको दूसरे में डाला, उसको डिलीटेड कर दिया, कहां तक, 500 ml तक। तो क्वेश्चन मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको समझाता भी हूँ कि, तो वो पूछ रहा है इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है, वो ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको इसको अगेन बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, मैं वैसे फार्मूले से नहीं करा रहा। फार्मूला तो कोई 2 लाइन का फार्मूला है, बट मैं वैसे नहीं करा रहा वो समझाने के लिए। अगेन देखो 0.5 मोल ऑफ H2SO4 जो है, इसका 0.5 का मतलब हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 0.5 मोल प्रेजेंट इन 1000 ml। अब 1000 ml में से आपने कितना लिया, 30 ml ले लिया, तो क्या इतने ही पार्टिकल आएंगे, नहीं, ऑब्वियस ही बात है। 1000 ml के अंदर इतने प्रेजेंट हैं, तो 100 ml में कितने होंगे, 0.05। 1000 ml में अगर इतने मोल प्रेजेंट हैं तो 100 ml में 0.05 10th पार्ट, और 30 ml में अगेन थर्ड पार्ट, इसका जो है 0.05 का थर्ड पार्ट। इतने सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे किसके, H2SO4। इसको डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, इस इतने पार्टिकल डाल दिया इसके अंदर, उसको डिल्यूट कर दिया कहां तक, 500 ml के अंदर। तो बात समझना मेरी, पहले तो मेन बात ये समझने की, ये सॉल्यूशन था 1000 ml में इतने पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 100 ml में इतने समझाने के लिए है बस। तो 30 ml में कितने होंगे, इसका 1/3 होगा। आप डाइट भी कर सकते हो, डाइट करना है तो, डाइट करना है तो कैसे कर सकते हो, वही बच्चों वाला तरीका जो आपको आता है। 1000 में तो 1 ml में प्रेजेंट होगा, 0.5 अपॉन में 1000, तो 30 ml में प्रेजेंट होगा, इनटू में 30, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, एक ही बात है। इतने सारे पार्टिकल मोल अगर 6.0 ये प्रेजेंट है इसके H2SO4, इसको डाला एक डब्बे के अंदर 30 ml यहाँ तक, जिसको और मिक्स करके 500 बना दिया। अब आपको पता है ये सारे पार्टिकल जो हैं किस में प्रेजेंट हैं,
बिकॉज मैंने इसको डब्बे से लिया, दूसरे डब्बे में डाला, ये सारे पार्टिकल, और उसको अंदर 500 ml तक पानी मिला दिया उसके अंदर, तो मैं ये कह सकता हूँ 500 ml सॉल्यूशन के अंदर इतने सारे मोल प्रेजेंट है। तो आपको ये पता लग गया कि 500 ml में इतने सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो वो कह रहा है जो नया सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, आपको अगेन पता है मोलैरिटी क्या होती है, 1000 ml या 1 लीटर। 500 ml में इतने प्रेजेंट हैं, तो 1000 ml में इसके ट्वाइस होंगे। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पता है 500 ml में ये प्रेजेंट है, तो 1000 ml के अंदर इसका सीधा ट्वाइस कर दो। अगर सीधा ऐड करना है आपको तो इसका ट्वाइस कर दो। तो इतने 500 ml प्रेजेंट ट्वाइस करोगे, 2 इंटू 0.5 अपॉन में 1000 इंटू में 30, तो इसे काटो, 0.1 0.3 अपॉन में 10, दैट विल बी 0.03। आप बुक में आंसर देखो, सेम आपको आंसर मिलेगा यही वाला, कि जिसकी मोलैरिटी 0.03 m होगी। तो कुछ नहीं, मैंने ये देख लिया कि इसके अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 0.5% है 1 लीटर में, 1000 ml में। तो 1000 ml में एक, मान लो इसमें 1000 ml पानी था, डब्बे से 30 ml लिया, तो 30 ml के अंदर मेरे कितने प्रेजेंट है, इतने सारे पार्टिकल प्रेजेंट है। इसको 500 ml पानी में मिला दिया, तो मोलैरिटी चेंज हुई। मोलैरिटी सिर्फ होता है कि 1000 ml में कितने होंगे, 500 ml इतने पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 1000 ml में से दुगने होंगे, ट्वाइस कर दिया, 0.03 कर दिया, और कुछ नहीं करा इसको फार्मूले से इसको करने के लिए। अगर फार्मूले से करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, छोटा सा तरीका फार्मूले से, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। जिसको समझ में आया मैं जरूर बताएं, कुछ दिक्कत लगेगी सर समझ में नहीं आया तो मैं इसको फिर दोबारा आराम से करा दूंगा आपको। फार्मूले से m1v1 इक्वल्स टू m2v2, तो ये सिंपल फार्मूला होता है इसका m1v1। अब जैसे हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है, वैसे ज़्यादातर m2 जो निकालना होता है उसको m2 ही मानते हैं। तो वॉल्यूम कितना है, m2 हमारा 30 ml हो गया, इसकी और m1 कितना है, 0.5 हो गया, और सॉल्यूशन कितना है, 0.2 500 ml। इसको 500 ml तक डिल्यूट किया, सीधा यहाँ से आप m2 निकाल सकते हो, सेम आपका आंसर आ जाएगा।